रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखे। आज हमने केमिस्ट्री में फ़िज़िकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है, जो कि है सॉलिड से रिलेटेड। मीन के सॉलिड स्टेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे और आज हम इंशाल्लाह ताला मैट्रिक और एफएससी लेवल से सॉलिड वाला पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो बीएससी लेवल का होगा इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन देखें तो सॉलिड जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बहुत ही सिंपल सी बातें जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ नहीं थोड़े से ज़्यादा ही हैं। मीन के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैट्रिक और एफएससी की बुक से मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जो एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं उन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर आप ये लेक्चर अच्छे से सुन लेते हैं, अपने नोट्स बना लेते हैं और उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप मैट्रिक और एफएससी लेवल से सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 100% क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपको जो है वो इसके अलावा कहीं से और मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस लेवल का। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगी कि मेरे नोट्स को भी स्टडी करें, लेकिन इसके अलावा आप लोग ख़ुद अपने नोट्स भी बनाएं और मैट्रिक और एफएससी की बुक में से पूरे चैप्टर को थॉरोली ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि मैं नोट्स अपने लिहाज से बनाती हूँ। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें वहाँ से मिलें जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगें। ठीक है, मैं यहाँ पे वो इसलिए मेंशन नहीं कर रही होती क्योंकि मुझे वो चीज़ें ज़ुबानी याद होती हैं, मीन कि वो उनको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हर इंसान की मेमोरी जो होती है वो डिफरेंट होती है। जो चीज़ें मेरे लिए ईजी हैं हो सकता है वो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हों, और जो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हैं हो सकता है वो मेरे लिए ईजी हों। तो इस तरह जो है ना वो डिफरेंस आ जाता है। तो आप लोग ख़ुद भी सेल्फ स्टडी लाजमी किया करें, कभी भी डिपेंड ना किया करें किसी एक चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो डेफिनेशन हमने देख ली। उसके बाद हम देखें टाइप्स देखें सॉलिड्स की। तो बेसिकली सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होते हैं? इनमें 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, आइंस की और मॉलिक्यूल्स की। में डिपेंड करता है कि कौन सी स्पीशीज़ जो है उनमें प्रेजेंट हैं, और इनमें वेल ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। ठीक है, मीन के जो एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल देख लें, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हमने देख लिया ये। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें तो सेकंड टाइप के सॉलिड्स होते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं रैंडम होते हैं, नॉन रिपीटेटिव, 3 डायमेंशनल इल ऑर्डर्ड पैटर्न होता है। मीन के इसमें 3 डायमेंशनल पैटर्न तो इनका होता है लेकिन इल ऑर्डर्ड होता है। मीन के उसमें बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह जो है वो ऑर्डर नहीं होता। कहीं पे ऑर्डर होगा, फिर डिसऑर्डर, और फिर जो है कुछ काफ़ी डिसऑर्डर के बाद फिर थोड़ा बहुत ऑर्डर आ जाता है एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल, मीन के जो भी उनके बेसिक यूनिट्स होते हैं उनके अंदर। तो इस तरह से जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से डिफ़र करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स और ग्लू वगैरह की। इनको हम शेपलेस भी कह सकते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। ठीक है, मैंने कहा कि कुछ कहीं कहीं ऑर्डर होता है, तो जो ऑर्डर्ड वाले पार्ट्स होते हैं इनके अंदर उनको हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जो स्मॉल रेंज ऑर्डर होता है उन पार्ट्स को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। ये वो रीजन होता है अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर जहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें तो अमॉर्फस सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। सबसे पहले है कि ये एक्सट्रीमली स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, वेरी लो वेपर प्रेशर होता है इनका। इसके अलावा अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं और वॉल्यूम को भी मेंटेन रखते हैं, लेकिन इनमें ऑर्डर नहीं होता, स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं रखते। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जब हम हीट करते हैं और फिर उनको कूल करते हैं तो वो मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं। फिर उस मोल्टन लिक्विड को जब हम क्विकली कूल करेंगे, पहले हम जब हीट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को तो मोल्टन लिक्विड हमें ऑब्टेन होगा। उस मोल्टन लिक्विड को अगर हम क्विकली कूल करते हैं तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं पहले वो अपनी एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होंगे। जैसे ही हम उनकी हीटिंग करेंगे तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मीन कि उनका ऑर्डर जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ डिसऑर्डर आना शुरू हो जाएगा उनमें। और फिर उस मोल्टन लिक्विड को जैसे ही फ़ौरन से क्विकली हम कूल करेंगे तो वो जहाँ पे पार्टिकल्स होंगे वहीं पे वो जम जाएंगे, वहाँ पे ऑर्डर जो है वो मेंटेन नहीं हो सकेगा पार्टिकल्स के अंदर। तो इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो अमॉर्फस सॉलिड्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्मॉल रेंज ऑर्डर जो होता है इनमें, ये मैंने पहले बता दिया, उस पार्ट को हम क्रिस्टलाइट्स कहते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये वाइड रेंज टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। मीन के इसके लिए कोई स्पेसिफिक इनके लिए मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ये मतलब टेम्परेचर की रेंज के ऊपर मेल्ट करते हैं। लेट्स सपोज कि हम कह लें कि 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में कोई एक जो अमॉर्फस सॉलिड है वो मेल्ट करेगा,
लेकिन जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स होता है, मीन की रेंज नहीं होती उसमें। उसके बाद कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू डिफरेंट शेप्स, इनको डिफरेंट शेप्स में भी ढाला जा सकता है अमॉर्फस सॉलिड्स को, क्योंकि इनकी मेल्टिंग पॉइंट की एक रेंज होती है। डू नॉट हैव डेफिनेट वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, जैसे हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट की। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे साइड पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम हैव रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, वही बात है जो मैंने यहाँ पे आपको बता दी थी। तो ये साइड पे जो 3 लाइंस लिखी हुई हैं यही बताया हुआ कि इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, लेकिन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रैंडम होती है, तो इस वजह से इन्हें हम शेपलेस सॉलिड्स भी कह सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे नेक्स्ट जो मैंने प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं, ये प्रॉपर्टीज़ मेंशन की हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनमें 3 डायमेंशनल शेप होती है, डेफिनेट इंटरफेशियल एंगल्स और फेसेस होते हैं, ठीक है। मीन के इनमें जो है वो पैटर्न जो होता है वो एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है इनकी 3 डायमेंशनल शेप, जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके शार्प होते हैं, मीन के एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होगा, कोई रेंज नहीं होती मेल्टिंग पॉइंट की, और एक करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। हर सॉलिड का डिफरेंट होगा, मीन के डिपेंड करता है कि कौन से सॉलिड की हम बात करें। उसके बाद क्लीवेज प्लेन की बात करें तो क्लीवेज प्लेन का मतलब होता है कि दे ब्रेक अलॉन्ग डेफिनेट प्लेन्स इंक्लाइन टू पर्टिकुलर एंगल। इसकी एग्जांपल मैंने आगे लिखी है, मीन के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं जब उनको तोड़ा जाता है तो वो कुछ खास जगहों से, कुछ खास प्लेन से ही टूटते हैं, उन प्लेन्स को हम क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। माइका की अगर हम एग्जाम्पल लें ना, यहाँ पे इस साइड पे मैंने नीचे करके ये एग्जाम्पल यहाँ पे कोट किया कि माइका जो है एक शाइनी सॉलिड है, सिलिकेट है, सिलिकेट मिनरल, शाइनी सिलिकेट मिनरल है, जिसकी जो होती हैं ना पार्टिकल्स होते हैं वो पैरेलल शीट्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है। और जब इनको ब्रेक किया जाता है तो वो शीट्स जो हैं पैरेलल फैशन में ही एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, तो वो उनका पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो है उसी को हम क्लीवेज प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक स्पेसिफिक क्लीवेज प्लेन होता है। उसके बाद जी एनाइसोट्रॉपी की बात करें तो एनाइसोट्रॉपी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं, उनको हम एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, और इस फिनोमेना को एनाइसोट्रॉपी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लें ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसमें से जब हम करंट पास करवाते हैं तो करंट जो है, अगर हमने ग्रेफाइट का एक पीस लिया और हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ग्रेफाइट के पीस में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर हमने उन लेयर्स के पैरेलल फैशन में बैटरी को कनेक्ट किया है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम परपेंडिकुलर फैशन में बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कंडक्टेंस कम होती है। मीन के ये जो कंडक्टेंस है ग्रेफाइट की, ये उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटीज़, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ की या फिर एनाइसोट्रॉपी की। रीज़न क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें, डिफरेंट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसकी रीज़न ये होती है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, इस वजह से जो है वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं डायरेक्शन के साथ। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इसकी एग्जांपल हो गई। उसके बाद जी नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्री की, द रिपीटिशन ऑफ फेसेस, एंगल्स एंड एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज़ रोटेटेड बाय 360 डिग्री अलॉन्ग इट्स एक्सिस। जब हम किसी क्रिस्टल को उसके एक्सेस के 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो अगर उसके फेसेस, एजेस और एंगल सेम वही आ जाएं जो कि 360 डिग्री पे रोटेट करने से पहले थे, तो हम कहते हैं कि उस क्रिस्टल के अंदर जो है वो सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। उसमें मीन की सिमेट्री मौजूद है, और सिमेट्री की फिर आगे फर्दर टाइप्स भी होती हैं। उसके बाद जी हैबिट ऑफ क्रिस्टल की बात करें तो शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज, मीन के जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को मोल्टन फॉर्म में लें, मीन के मेल्ट करें उनको, और फिर फर्दर मीन के अगेन हम उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में लेके आना चाहें, तो उनके जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जब उनके हम कूलिंग करेंगे तो उसकी क्रिस्टल्स बनेगी। क्रिस्टल जिस फैशन में या जिस पैटर्न में ग्रो करती हैं, जिस पैटर्न में बनती हैं क्रिस्टल्स, उन्हीं को बेसिकली हम कह रहे हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो हम एग्जांपल लेते हैं जी सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को जब हम इसके मीन के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूलिंग करते हैं उसकी, तो उसकी क्यूबिक क्रिस्टल बनती हैं। तो क्यूबिक जो है वो इसकी हैबिट है इनकी क्रिस्टल की। लेकिन अगर हम सोडियम क्लोराइड के अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें, लेट्स सपोज कि उसके सॉल्यूशन में 10% हम यूरिया ऐड करते हैं, तो उसकी क्रिस्टल्स क्यूबिक क्रिस्टल की बजाय नीडल लाइक बनती हैं, ठीक है। तो मीन के इम्प्योरिटीज़ की वजह से हैबिट ऑफ क्रिस्टल जो है वो चेंज हो सकती है। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म है। आइसो का मतलब
मतलब होता है सेम और मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, या फॉर्म कह सकते हैं, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म मीन के डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे और वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो इस फिनोमेना को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे और उन सब्सटेंसेस को हम कहेंगे आइसोमॉर्फ्स, ठीक है। सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी दो या डिफरेंट दो से ज़्यादा जो है सब्सटेंसेस की। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एटम। एक जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है मीन कि जो हम कह लें कि आइसोमॉर्फिक फॉर्म जो है वो डिपेंड नहीं करती कि एटम्स की नेचर क्या है, तभी तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की सेम जो है वो शेप हो सकती है, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही। डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है? क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे और इसके अलावा उनकी कम्बिनेशन पे, ठीक है, कि वो एटम्स किस तरह से आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसके अलावा एटॉमिक रेशो सेम होनी चाहिए दो सब्सटेंसेस की जो कि आपस में मीन के आइसोमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आइसोमॉर्फ्स की, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टूडेंट्स सेम होंगी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। ये पॉइंट जो है आप लोग ठीक से लिख लीजिएगा। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं क्योंकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कम्बिनेशन या एटम की अरेंजमेंट पे डिपेंड करेंगी और इनमें एटम्स की अरेंजमेंट या शेप जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो नेचर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेंगी, तो ऐसे सब्सटेंसेस में एटम्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं, तो इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज टुगेदर इन ऑल प्रोपोर्शंस इन होमोजीनियस मिक्सचर। आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है जब उनको मीन के अगर हम उनके होमोजीनियस मिक्सचर को क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन में जो है वो क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। अब आगे हम फर्दर एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पे एग्जांपल्स बेसिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इनमें एटॉमिक रेशो जो है वो सेम है, इनकी कम्बिनेशन भी सेम होगी, ठीक है। तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं। सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम नाइट्रेट में आप देखें सोडियम का एक एटम, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। 113 इसमें एटॉमिक रेशियो है। पोटाशियम नाइट्रेट में भी 113 है। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स हैं, इनके सेम शेप में एग्जिस्ट करेंगे और इनकी शेप होती है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट पोटाशियम नाइट्रेट दोनों की शेप जो होती है वो रोम्बोहेड्रल होती है और इनकी एटॉमिक रेशियो होती है 113। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट जो हैं ये ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी एटॉमिक रेशियो होती है 214, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और निकल सल्फेट, ये जो हैं ये हमारे पास जो है वो तीनों आइसोमॉर्फिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी शेप होती है ऑर्थोरोम्बिक। ये इनकी शेप्स याद रखिएगा, एटॉमिक रेशियो भी याद रखिएगा 114। और सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये 1:1 रेशियो है इनकी, ये क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे सोडियम और फ्लोरीन के एटम्स कंबाइन करें, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के, फिर भी उनकी शेप सेम आ रही है। तो क्या समझ आ रही है हमें यहाँ से कि जो आइसोमॉर्फिक फॉर्म्स हैं या जो आइसोमॉर्फ्स हैं वो किस चीज़ पे, या क्रिस्टलाइन फॉर्म की हम बात कर लेंगे, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? वो नंबर ऑफ एटम्स पे क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ एटम्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद कॉपर और सिल्वर दोनों क्यूबिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जिंक और कैडमियम जो हैं ये दोनों आइसोमॉर्फ्स हैं, हेक्सागोनल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा CO3 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव आयन जो है ये ट्राई एंगुलर प्लेनर शेप में एग्जिस्ट करते हैं। SO4 नेगेटिव CrO4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनकी शेप्स, इनके फार्मूले, इनकी रेशो वगैरह आप लोग अच्छे से याद करें क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैट्रिक और FSC लेवल से हैं, कोई हायर लेवल से नहीं है। उसके बाद जी पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ का मतलब होता है शेप्स। मीन के अब एक कंपाउंड होगा और वो मैनी शेप्स में, मीन के डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो इस फिनोमेना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे और उन फॉर्म्स को हम पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स या फिर पॉलीमॉर्फ्स कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया वन कंपाउंड मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी क्योंकि एक ही कंपाउंड है, उसकी मतलब कि जस्ट अरेंजमेंट एटम्स की चेंज हो रही है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही रहेंगी सारी जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी क्योंकि उनमें जो स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है एटम्स की वो चेंज होगी, या जो भी पार्टिकल्स हैं। इसमें जी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है सिल्वर नाइट्रेट की। सिल्वर नाइट्रेट की जो दो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं वो है रोम्बोहेड्रल एंड ऑर्थोरहम्बिक, दोनों याद रखें। कैल्शियम कार्बोनेट की ट्राइगोनल और ऑर्थोरहम्बिक, ये दोनों पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं। और नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास एलोट्रॉपी की। एलोट्रॉपी एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक एलिमेंट एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है। इनका डिफरेंस देखें ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है और एलोट्रॉपी में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो डिफरेंट
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनता है। और एलिमेंट क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल होता है। मीन के कंपाउंड और एलिमेंट को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि कंपाउंड जो है वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको हम कंपाउंड कहते हैं, और जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। सिंपल सी डिफरेंस मैंने आपको बताया, वैसे बेसिक आप लोग इनकी डेफिनेशन देख सकते हैं। अच्छा जी, एलोट्रॉपी, एलिमेंट जब एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे हम बात करें सल्फर की, S8 जो है वो इसकी 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। कार्बन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल। टिन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म है, क्यूबिक टिन एंड टेट्रागोनल टिन। क्यूबिक टिन ग्रे टिन भी इसको हम कहते हैं, और टेट्रागोनल जो है उसको हम वाइट टिन कहते हैं। फॉस्फोरस की 2 हैं, वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। और ये जो एलोट्रॉपी का फिनोमेना है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, या हम कहें कि एलोट्रॉपी के लिए जो 2 रीजंस हैं वो कौन सी है। एक तो डिफरेंट एटम्स की तादाद हो मॉलिक्यूल में, जैसे ऑक्सीजन के केस में हम देखते हैं ऑक्सीजन की 2 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, O2 एंड O3, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड ओजोन जो है ये 2 ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। और दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि एटम्स तो सेम है, मीन के एटम्स की तादाद तो सेम है, जैसे S8 सल्फर में हम बात करते हैं, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो स्पेस में है वो चेंज हो जाए तो फिर वो एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और वो उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाएंगे। जैसे सल्फर के केस में हमारे पास रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक 2 जो है इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है ट्रांजिशन टेम्परेचर की। अब हमने एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म को अंडरस्टैंड कर लिया। पॉलीमॉर्फिज्म में एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, और एलोट्रॉपी में एक एलिमेंट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे 2 एलोट्रॉप्स या फिर 2 पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स जो हैं एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं, उस टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर एट विच 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, मीन के वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं, मीन के कोई एलिमेंट भी हो सकता है, या फिर वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स भी हो सकते हैं, मीन किसी कंपाउंड की 2 डिफरेंट फॉर्म्स भी हो सकती हैं। जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें तो हमारे पास फॉस्फोरस आ जाता है, वाइट फॉस्फोरस एंड रेड फॉस्फोरस। इनके लिए जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है फॉस्फोरस की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के लिए वो है 250 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप लोग इन टेम्परेचर्स का रटा लगा लें कि किसका जो है वो कौन सा ट्रांजिशन टेम्परेचर है। फिर टिन की बात करें तो टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें टिन जो है वो ग्रे टिन और वाइट टिन जो है वो को एग्जिस्ट करती हैं इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, अब यहाँ पे याद रखें कि ये जो टेम्परेचर है ट्रांजिशन टेम्परेचर, चाहे किसी भी फॉर्म का है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी एलिमेंट का है, अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी ये वाली इस साइड वाली, और अगर इससे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो जस्ट ये दूसरी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, मीन के फिर दोनों फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। ट्रांजिशन टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिस पे दोनों फॉर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रही होती हैं, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो एक ही फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। टिन का जी 13.2 डिग्री सेल्सियस है, इसके अलावा सल्फर का 95.5 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट का 128 डिग्री सेल्सियस। सोडियम सल्फेट .10H2O ये जो इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म है उसका है वो जो है मतलब 32.38 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगी, और इससे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनहाइड्रस फॉर्म इसकी एग्जिस्ट करेगी, मीन कि इसकी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसमें सेपरेट हो जाना है, ठीक है। तो 32.38 जो है वो सोडियम सल्फेट का है ट्रांजिशन टेम्परेचर, सोडियम कार्बोनेट का 32.38 दोनों का सेम है। उसके बाद जी नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो हमेशा मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंक्रीज और डिक्रीज दिस टेम्परेचर ओनली वन फॉर्म एग्जिस्ट, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इससे टेम्परेचर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें सिर्फ एक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का डिफरेंस है। आइसोमॉर्फिज्म को भी हम पढ़ चुके हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को भी हम पढ़ चुके हैं, तो डिफरेंस जो है वो बहुत ईजी है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस बताने लग गई तो फिर जो है यहाँ पे टाइम काफ़ी हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देखें कि एक मैंने एग्जांपल जो दिया ना सिलिका वाली, ये मैंने जी एग्जांपल दी है पॉलीमॉर्फिज्म में, और पॉलीमॉर्फिज्म में सिलिका जो है सिलिका की 2 बल्कि 3 जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं सिलिका की, क्वार्ट्ज, ट्राइडाइमाइट एंड ऑरिस्टोबलाइट, ये जो है सिलिका की 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म है, याद रख लीजिएगा इनको अच्छे से। सिल्वर नाइट्रेट की पहले बता दी थी, रोम्बोहेड्रल ऑर्थोरोम्बिक, बाकी कोई इसमें नई बात नहीं है, सारी पुरानी बातें हैं, इसको रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है जी सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब ये वाला पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों होता है सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड का,
क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि सोडियम का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, 6 है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और सीजियम का साइज़ लार्ज है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है FCC, मीन के फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस होती है इसका स्ट्रक्चर, और सीजियम क्लोराइड का होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस BCC। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस की डेफिनेशन हम कैसे करते हैं? अरे और अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स मीन एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स इन अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी क्रिस्टल के अंदर पॉइंट्स की अरेंजमेंट, पॉइंट्स हम किसको कह रहे हैं? एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, मीन के किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हम क्रिस्टल लें तो उसके एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर, उसी को हम क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस कहते हैं। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है? एक क्रिस्टल लेटिस का सबसे जो बेसिक पार्ट होता है, जो सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम यूनिट सेल कहते हैं। जैसे हम एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें कि बिल्डिंग जो है वो ईंटों से मिलकर बनती है। ठीक है, वो जो ईंटें हैं, वो जो ब्रिक्स हैं, वो क्या हैं? वो यूनिट सेल हैं, और जो पूरी बिल्डिंग है वो क्या है हमारे पास? वो क्रिस्टल लेटिस है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस शोइंग ऑल प्रॉपर्टीज इंटायर फीचर्स ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। उसके बाद जी इंफॉर्मेशन जो हमें यूनिट सेल से मिलती है वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? यूनिट सेल हमें स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में बताता है, मीन ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बारे में, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, साइज, शेप वगैरह के बारे में बताता है। उसके बाद यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? यूनिट सेल डायमेंशन जो है हमारे पास 6 एलिमेंट्स होते हैं, मीन के 3 लेंथ्स और हमारे पास जो है वो 3 एंगल्स होते हैं, जिनको हम यूनिट सेल डायमेंशंस या क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेना यहाँ पे यूनिट सेल की, जैसे क्यूबिक हमारे पास यूनिट सेल है। ठीक है, ये एक क्यूब है हमारे पास, इसको हम यूनिट सेल कहें तो इसमें हमारे पास जो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे जी हमारे पास ये जो 3 लेंथ्स हैं, इनको हम ABC कह दें, A, B एंड C। ये 3 लेंथ्स हैं, और इनमें जो एंगल्स होंगे, B के सामने वाला एंगल जो होगा वो बीटा होगा, और C के सामने वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास होगा जी गैमा, और A के सामने वाला जो एंगल है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा। तो ये ABC 3 लेंथ्स और अल्फ़ा, बीटा, गैमा जो 3 एंगल्स हैं, इनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस। अ क्रिस्टल सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाई बाय यूनिट सेल डायमेंशंस। किसी भी क्रिस्टल सेल को क्रिस्टल सिस्टम को हम यूनिट सेल डायमेंशन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन के ये जो हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा एंड ABC। अच्छा, उसके बाद ब्रेविस लेटिसेस हैं। ब्रेविस लेटिसेस क्या हैं? अगस्ट ब्रेविस जो थे वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। 1850 में उन्होंने 14 टाइप की स्पेस लेटिसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, मीन के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम आप कह लें। उनके क्रिस्टल सिस्टम को हम ब्रेविस लेटिसेस कहते हैं। वो टोटल कितनी है, इनकी तादाद इंपॉर्टेंट है, 14 याद रखें। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अगस्ट ब्रेविस ने, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। ठीक है, 14 टाइप की स्पेस लेटिसेस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उनके यूनिट सेल्स को हम ब्रेविस यूनिट सेल्स कहते हैं। और हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वैसे दूसरे हम सिस्टम में बात करें। अच्छा, यहाँ पे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है हमारा, उसको एक्सप्लेन किया है। इसको आप जी यहाँ से सीक्वेंस में याद रखें। ठीक है, इनके एक्सिस, एंगल्स और एग्जांपल्स जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टेबल को आप लोग रटा लगा लें। इसमें हमारे पास आप याद रखें, यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्यूबिक का C है, फिर आपके पास जी टेट्रागोनल का T है, फिर ऑर्थोरोम्बिक का O है, फिर M है। तो ये आपके पास बना C और टॉम बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आ गया C टॉम, और HRT को वैसे याद रख लें। ठीक है, तो इस तरह से जो 7 जो आपके पास क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके नेम याद रह जाएंगे आपको। फर्स्ट लेटर आपको याद होगा, तो क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। इसमें एक्सेस आप देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है क्यूबिक सिस्टम, उसमें A, B और C तीनों लेंथ्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, जो इनका यूनिट सेल होता है ना, उनकी तीनों लेंथ्स इक्वल होती हैं। एंगल देखें तो अल्फा, बीटा, गैमा तीनों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, जैसे मैंने क्यूब की शेप अभी आप लोगों के सामने बनाई भी थी। इसमें एग्जांपल्स कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि जिनका यूनिट सेल क्यूबिक शेप का होता है? वो आपके पास जी आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, डायमंड वगैरह जो हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। टेट्रागोनल में हमारे पास फर्स्ट 2 एक्सिस A और B तो इक्वल लेते हैं, लेकिन थर्ड इनकी इक्वल नहीं होता। अल्फा, बीटा, गैमा तीनों एंगल्स इक्वल हैं 90 डिग्री के। मतलब फर्स्ट 3 में आप लोग याद रखें कि एंगल्स जो है ना वो सेम आ रहे हैं। अल्फा, बीटा, गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स आप लोगों ने रटा लगा लेने, यहाँ से याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट देखें, मोनोक्लिनिक में देखें तो तीनों की तीनों लेंथ्स, मोनोक्लिनिक में, ऑर्थोरोम्बिक में, दोनों में, ठीक है, तीनों लेंथ्स एक दूसरे की इक्वल नहीं होती। लेकिन ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास तीनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन मोनोक्लिनिक में 2 तो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, लेकिन जो थर्ड
ग्रेफाइड है वो 90 डिग्री से ज़्यादा को होता है। इसमें शुगर, सल्फ़र, बोरेक्स, सोडियम सल्फेट वगैरह एग्जांपल आ जाती हैं। उसके बाद हेक्सागोनल में देखें तो ए और बी लेंथ इक्वल होती हैं, लेकिन सी लेंथ इनकी इक्वल नहीं होती। अल्फ़ा बीटा जो हैं वो इक्वल हैं 90 डिग्री के, और गैमा 120 डिग्री का। हेक्सागोनल वाला स्पेसिफिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेफाइड, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फेट, और हमारे पास आइस, जिंक और कैडमियम, ये आइस और ग्रेफाइट वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा जैसे फेमस एग्जांपल्स हैं ना, तो वो तो खास तौर पे आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि इनका जो क्रिस्टल सिस्टम है, जो यूनिट सेल है, उनकी क्या डायमेंशंस हैं, ठीक है। ये स्पेशली इनको याद रखें। यूनिट सेल की शेप क्या है, ठीक है। मीन क्रिस्टल सिस्टम का नेम, एक्सिस और एंगल्स वगैरह और एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास रोम्बोहेड्रल शेप आ जाती है। ए बी सी तीनों इक्वल हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा जो हैं अल्फ़ा बीटा के इक्वल और बीटा गैमा के इक्वल है, और ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं हैं, ठीक है। मीन के लेस दैन 20 डिग्री तो हैं, लेकिन 90 डिग्री की इक्वल नहीं होती इनकी जो एंगल्स हैं। और इसमें हमारे पास ये आगे बिस्मिथ और एलुमिना, सोडियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्रेट वगैरह एग्जांपल्स आ जाती हैं। ट्राई क्लिनिक में ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होते। इसमें हमारे पास जी जो एग्जांपल हैं उसमें फेमस एग्जांपल जो है कॉपर सल्फेट की आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट है जो कि है सोडियम इज़ सॉफ्टर देन कॉपर। वाई? सोडियम हैज़ लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू विच इट हैज़ वीक फोर्सेज सो सॉफ्टर देन कॉपर। सिंपल सी बात है, सोडियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो इसमें जो है वीक फोर्सेज होती है, इस वजह से ये सॉफ्टर है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। उसके बाद जी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की बात करें तो हर जो यूनिट सेल होता है सॉलिड्स के अंदर वो भी डिफरेंट शेप का होता है। जैसे हमने ऊपर क्रिस्टल सिस्टम को देखा, डेफिनेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं हर यूनिट सेल के अंदर, पार्टिकल्स की तादाद भी डिफरेंट होती है। एक दूसरे के साथ जिस तरह वो कंबाइन करते हैं, जो उनकी कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना सॉलिड्स की, वो किस बेस पे कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं जी कोहेसिव फोर्सेस की बेस पे। सॉलिड्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: आयोनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अच्छा, मुझे कहा जाता है कि आप बहुत तेज़ तेज़ बोलती हैं, तो वो जो है ना लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, लेकिन मैं तेज़ इसलिए बोलती हूँ ताकि जो है वो टाइम कम लगे और कम टाइम में आप लोग लेक्चर सुन लें, आप लोगों का टाइम ज़्यादा यूज़ ना हो और आप लोग फिर सेल्फ स्टडी भी करें, ठीक है। तो मेरी आज कोशिश रही है कि मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता से बोलूँ, लेकिन जिनको लगता है कि मैं ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ तो वो इसकी स्पीड को थोड़ा और स्लो करके सुन लिया करें, और जिनका दिल करता है कि वो कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज ले लें तो वो फिर जो है वो 2x की या 1.5x की स्पीड पे सुन लिया करें, ठीक है। और नेक्स्ट जी आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स की बात करें तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनमें पार्टिकल्स होते हैं आइंस, यानी कि कैटाइंस और एनाइंस। जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं या इनको नेटवर्क कोवेलेंट भी कहते हैं, इनमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो होते हैं इनमें पार्टिकल्स मेटल एटम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी के अकॉर्डिंग के कैटाइंस होते हैं और उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, मीन के डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नोबल गैसेस के एटम्स देख लें, वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके। और इसके अलावा पोलर, नॉन पोलर भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल डिपेंड करता है कि कौन से हम सॉलिड की बात करें। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखें तो फोर्सेज इनमें देखें, आयनिक सॉलिड्स में हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है और जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट सॉलिड्स में, मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनमें हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेज हो सकती हैं, वैन डर वाल फोर्सेज हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डिपेंड करता है, ठीक है, कि किस टाइप के मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, या कौन से एटम से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद हार्डनेस की बात करें तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा हार्ड है ना वो हैं मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, वेरी वेरी हार्ड। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं कोवेलेंट सॉलिड, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं आयनिक सॉलिड, और जो हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और इजीली कंप्रेसिबल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई होता है इनका हमारे पास जी कोवेलेंट सॉलिड्स का। जैसे डायमंड की बात करें तो डायमंड का बहुत ज़्यादा हाई होता है 4000 केल्विन तक, मीन के 3767 डिग्री सेल्सियस जो है वो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा मॉडरेट टू वेरी हाई होता है जी आयनिक सॉलिड्स का, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें। उसके बाद लो टू वेरी हाई होता है कोवेलेंट सॉलिड्स का, नहीं सॉरी ये हमारे पास थे मेटालिक सॉलिड्स, और लास्ट में लो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कंडक्टेंस का, जो तीनों बल्कि चारों टाइप्स हैं, तीनों टाइप्स जो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट वन है ये नॉन कंडक्टर्स हैं,
मीन के अपने सॉलिड स्टेट में। लेकिन जो हमारे पास हैं जी ये थर्ड टाइप है, जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड्स हैं वो वेरी गुड कंडक्टर्स होते हैं और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। याद रखिएगा कि इनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि जो इनके कैटाइंस होते हैं या जो मेटल के एटम्स होते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इलेक्ट्रॉन को गुजरने का रास्ता ठीक से नहीं मिलता, मीन की हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टली मूव नहीं कर सकते। तो टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से इनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। अच्छा जी, बाकी सारे नॉन कंडक्टर्स हैं, लेकिन जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद वॉलेटिलिटी की बात करें तो लो वॉलेटिलिटी होती है फर्स्ट एंड सेकंड की। थर्ड वन जो है नॉन वॉलेटाइल हैं या फिर वेरी लो वॉलेटाइल, और लास्ट वन जो है ये वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। सोलिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वन जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सोलबल हैं, सेकंड जो है वो नॉन पोलर में या फिर दोनों में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। जैसे हम डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड की बात करते हैं तो ये तो बिल्कुल टोटली इनसोलबल हैं क्योंकि इनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होते हैं इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन की बात करें तो पोलर अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट में सोलबल होते हैं, और अगर नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर में सोलबल होंगे, मीन के लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म की। तो इनकी जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते आयनिक सॉलिड, और नेक्स्ट जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं मे और मे नॉट एग्जिस्ट, और थर्ड वन मेटालिक सॉलिड मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड की बात करें तो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है जो आयनिक बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है, और जो लास्ट वन है हमारे पास डायरेक्शनल होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड, बट टेंड टू बी डिस्टर्ब्ड ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल्स हैं मीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके थर्मल मोशन की वजह से उनके जो डायरेक्शनल बॉन्डिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। सोडियम क्लोराइड की डेंसिटी होती है 2.16 मीन के आयनिक सॉलिड के केस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और डायमंड की 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं मीन के जो हमारी सिलेबस की बुक्स के अंदर हैं, तो इनको आप लोग लाजमी रट्टा लगा लें क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इंक्लूड है, और वो भी मैट्रिक FSC लेवल की बुक्स के अंदर, ठीक है। और जो थर्ड है हमारे पास जो हमारे पास हैं मेटालिक सॉलिड्स, उनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। एल्यूमिनियम की 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयरन 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड गोल्ड 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आयोडीन की डेंसिटी है 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूजुअली लो डेंसिटी देन अदर सॉलिड्स। जो हमारे पास लास्ट वन है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, उनकी डेंसिटी मोस्टली जो होती है वो लो होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट वन वेरी स्टेबल, सेकंड वन सोलबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, डायमंड सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो इनसोलबल हैं, सारे सॉल्वेंट हैं, ये पहले भी पॉइंट मैंने बता दिया था। थर्ड जो है वो स्टेबल होते हैं, और जो लास्ट वन है ड्यू टू वीक फोर्सेज नॉट एज मच स्टेबल। ब्रिटलनेस की बात करें तो जो हमारे पास आयनिक सॉलिड्स हैं वो हाईली ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भुरभुरे, जो कि मीन के फोर्स या प्रेशर अप्लाई करने पे टूट जाते हैं, भुर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जी हमारे पास रिएक्शंस की बात करें, आयनिक सॉलिड्स का रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है पोलर सॉल्वेंट में, और कोवेलेंट का जो है वेरी स्लो होता है रिएक्शन। आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना जो है ये चारों शो करते हैं, ठीक है। शो नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग की वजह से जो है आयनिक सॉलिड शो करते हैं, और एलोट्रॉपी का फिनोमेना शो करते हैं हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड, और मेटालिक सॉलिड जो है वो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की वजह से डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे, और क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होती है इनमें। हमारे पास जो होते हैं ना थर्ड वन जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड होते हैं उनकी पैकिंग जो है या तो क्यूबिक होती है या हेक्सागोनल होती है, और आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना शो करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स।